वेलकम क्लास। तो हम सेल एंड टिश्यू कल्चर के बारे में बात कर रहे थे। और जब हम सेल को कल्चर करते हैं तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो डिफ्रेंशिएशन है उस पर क्या इफेक्ट जो है वो होता है। तो हम ये बात कर रहे थे, ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले वैसे, कि डिफ्रेंशिएशन पर जो इफेक्ट होता है कल्चर का, ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, इसको देखा गया है। इसमें ये होता है कि डिफ्रेंशिएशन क्या है कि जो नॉर्मल सेल्स हैं उनसे उसमें ऐसा केमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं जिससे कि उनसे डिफरेंट सेल टाइप्स का फॉर्मेशन जो है वो होता है। तो इन डिफरेंशिएटेड सेल्स को जब हम कल्चर करते हैं और जब ये प्राइमरी सेल लाइंस से ट्रांसफॉर्म होती है तो जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन से हमारा क्या मतलब है, जैसे हम मसल सेल का कल्चर अगर कर रहे हैं तो मसल सेल के अंदर जो स्पेशल प्रोटीन है, एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया, एक्टोमायोसिन हो गया, ये जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं और उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है। लेकिन कुछ सेल जो है वो अपने कुछ फंक्शन जो है वो करती रहती हैं। ये एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जो फाइब्रोब्लास्ट हैं वो कोलेजन सिक्रीट करती हैं। तो ये कल्चर में भी लगातार कोलेजन का सिक्रीशन की कैपेसिटी इनके अंदर बनी रहती है। तो इन सब चीजों से ये माना गया कि जो कैरेक्टर्स कुछ तेजी से डिसअपियर हो रहे हैं, ये चेंज जो है वो मीडियम की वजह से आते हैं। जैसे वेलिंगटन ने बताया था कि डी एमिनो एसिड और ग्लूकोज 6 फास्फेट डिसअपियर फ्रॉम प्राइमरी किडनी कल्चर विद इन 4 डेज। 4 डेज के अंदर अंदर आपका ये वहां से डिसअपियर जो है वो हो जाती है। ओके, तो इसके बाद हम आते हैं, सेकेंड टॉपिक है आपका इसका, काइनेटिक्स ऑफ सेल ग्रोथ। तो एक जो नॉर्मल प्रोसेस है सेल की ग्रोथ का, उसको अगर हम देखें तो इनिशियली जब हम इनोकुलेशन कर रहे हैं, इनोकुलेशन से क्या मतलब है हमारा, कि कल्चर मीडिया में हम हमारी कल्चर की जाने वाली सेल को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको इनोकुलेशन कहा जाता है। जो डिजायर्ड सेल हम जिनको हम कल्चर करना चाह रहे हैं उनको हम लेकर के और कल्चर के लिए लगाते हैं, तो वो आपका इनोकुलेशन या सीडिंग जिसको हमने यहाँ पर कहा है। तो इनिशियली इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो होती है। यहाँ पर डेज दिखा रखे हैं आपके, फ्रॉम फर्स्ट डे 0 to 10 डे अगर हम देखें इसका, तो इनिशियली उनमें ग्रोथ जो है वो नहीं होती है। ठीक है, इसको हम लेग फेज कहते हैं। और उसके बाद जब हम देखते हैं इसको कि 2 to 8th डे जो ग्रोथ है वो एट इट्स पीक होती है, कि यानी ये सबसे तेज जो ग्रोथ है वो होती है। इसको हम लॉग फेज या लॉगरिथम फेज कहते हैं। इनके बारे में हम और बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको इसको ग्राफिकली समझाने की कोशिश जो है वो कर रहा हूं यहाँ पर। और उसके बाद में जब हम इनका सब कल्चर करते हैं तो ये ग्रोथ जो है वो इसकी स्टेशनरी हो जाती है आफ्टर 8 to 10 डेज। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा एक जो है वो हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि डबलिंग टाइम क्या होता है, कि इनिशियली किसी एट ए गिवन टाइम अगर आप देख रहे हैं और वहां से नंबर ऑफ सेल जो है वो जितने टाइम में डबल हो जाती है उसको इसका डबलिंग टाइम जो है वो कहा जाता है। ओके, तो इसकी काइनेटिक्स क्या है कि ये किस तरह से ग्रो करती हैं और हम किस तरह से उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या रिजल्ट जो है उनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि कितने टाइम में सेल जो है वो नंबर जो है उसका डबल हो जाएगा और हमारा कल्चर जो है वो किस तरह से चलेगा। इसको अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो एस्टेब्लिश्ड सेल लाइन है, प्राइमरी सेल लाइन और एस्टेब्लिश्ड सेल लाइन, दोनों की ग्रोथ जो है वो हम अलग अलग यहाँ पर देखेंगे। तो ये देखा गया है कि कल्चर में एनिमल सेल सेम टाइप से का ग्रोथ पैटर्न शो करती है, प्रदर्शित करती है, जैसा कि हम बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टडी करते हैं। खास करके अगर हम बात करें तो ये बैक्टीरिया कल्चर के समान एक क्लासिकल ग्रोथ काइनेटिक्स का डेमोन्स्ट्रेशन करती हैं। They share classical growth kinetics demonstrated by the culture of bacteria, yeast and protozoa. तो जब हम
जो मैंने आपको ग्राफ से दिखाया था, उसमें मैंने आपको ये बताया है कि जब हम किसी एक स्टेशनरी कल्चर से सेल्स को लेते हैं तो वो पहले लेग फेज में रहती है फॉर सम आवर्स टू सम डेज। ग्रोथ स्टार्ट होने से पहले उनकी ग्रोथ जो है वो रुकी हुई रहती है, और इसको हमने ग्राफ में दिखाया था 0 to 2 days तक आपका ये इस तरह से चलता है, जिसको कि हम लेग फेज हमने कहा है, जो हमने यहाँ पर इसको दिखाया हुआ है कि ये लेग फेज है। देन ग्रोथ फेज आती है इसमें, जो कि हमने बताया था कि आपको अप टू 8 to 10 days तक ये चलती है। ग्रोथ देन प्रोसीड स्टडीली विद द पॉपुलेशन डबलिंग एवरी 15 to 20 आवर्स। दूसरे ग्राफ में मैंने आपको पॉपुलेशन डबलिंग टाइम जो है वो दिखाया था। तो उसके बाद ग्रोथ जो है वो एक स्टडी पेस से, एक निश्चित गति से चलती रहती है, जिसमें कि नंबर ऑफ सेल जो हैं वो डबल हो जाते हैं आपका 15 to 20 आवर्स में। ये होता है जबकि जो सेल जो है वो फास्ट ग्रोइंग सेल्स जो हैं वो होती हैं, और इसको हम लॉग फेज या लॉगरिथमिक फेज कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको उस ग्राफ में दिखाया था। जब मैक्सिमम पॉपुलेशन आ जाती है और अब सेल जो है वो एक स्टेशनरी फेज के अंदर एंटर करती है, जो कि ग्राफ में आपको प्लेटो के रूप में प्रदर्शित होता है, जिसमें कि आपका कर्व जो है वो फ्लैट हो जाता है। तो जो बात हम कर रहे हैं यहाँ पर कि लॉगरिथमिक फेज जो है, जिसमें कि सेल जो है वो बढ़ रही हैं या जो पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा मैं बता रहा था आपको कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि कितने टाइम के बाद में कितनी सेल हमारी यहाँ पर बन जाएगी। तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको अगर हम देखें यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में, n इज इक्वल टू n0 2 to the power kt। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, इसका लॉगरिथम अगर ले लेते हैं, तो आप जानते हैं इसको, आपको केवल सिंपल एक ये चीज याद रखनी है, उसके बाद हम इसी से डिराइव करेंगे। n इज इक्वल टू n0 2 to the power kt। दैट इज, अगर हम इसका log लें तो log n इज इक्वल टू log ऑफ n0 प्लस kt log 2। ये बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, जो कि आपने 10th में लॉगरिथम्स वगैरह क्लास 10th में आपने पढ़े होंगे। अब ये जो चीज हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर n0 क्या है? n0 इज इनिशियल इनोकुलम, मतलब आपने कल्चर में इनिशियली कितना सेल जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। और व्हाट इज n? n इज द सेल नंबर एट t आवर्स, यानी वो टाइम है जबकि आप एज्यूम कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं कि इस समय पर कोशिकाओं की संख्या इस कल्चर में कितनी है। एंड kt इज रिएक्शन कांस्टेंट, k इज रिएक्शन कांस्टेंट। ओके, द फैक्टर kt जिसकी हम बात कर रहे हैं 2 to the power kt जो हमने लिखा था, एक्चुअली इक्वल्स टू इट्स जनरेशन नंबर n। यानी ये किसके बराबर होता है कि उसमें कितनी जनरेशन हुई है, जनरेशन का मतलब कितनी बार डिवीजन जो है वो वहां पर हो गया है, is actually the number of generation involved in the increase by doubling at each generation from n0 to n। यानी n0 से n तक आने के लिए सेल में कितनी जनरेशन उसकी आ गई है, यानी कि कितनी बार उसमें डिवीजन हो गया है, ये आपका स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। इट फॉलोज दैट द मीन जनरेशन टाइम t, ये किस मीन जनरेशन टाइम t जो है वो एक्चुअली क्या है? द टाइम फॉर पॉपुलेशन टू डबल इज द इनवर्स ऑफ k। कि इसको हम कहें कि ये जो कांस्टेंट है हमारा k, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि t इज इक्वल टू 1/k, t इज इक्वल टू 1/k। तो जहां t लिखा हुआ है हमने, उसकी जगह अगर अपन 1/k लिखें इसमें, तो इस इक्वेशन को इस तरह से लिखा जा सकता है कि log n इज इक्वल टू log n0 प्लस
n log 2, n log 2, from which n is equal to क्या है, log n माइनस log n0, n माइनस n0 जो हमने कहा था, तो जब इनका log लेंगे तो n माइनस n0 होगा. Since from log table you know that 1 upon log 2 is equal to 3.32, या log का जो 2 का जो log है वो 3.32 होता है. This can be written in the form of n is equal to 3.32 into log n माइनस log n0. ओके, तो ये सिंपल सी इक्वेशन है, इसको आपको यहां पर ध्यान में रखना है. ओके, एन क्या है, एक्चुअली जनरेशन नंबर्स है, यानी कितनी बार डिवीजन हुआ है उसको आप यहां पर log n माइनस log ऑफ n0 मल्टीप्लाइड बाय 3.32, इससे आप इसको देख सकते हैं. ओके, तो ये एक बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है जिसको कि आप आसानी से समझ सकते हैं और इसको आसानी से याद रखा जा सकता है. एन, स्मॉल एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ जनरेशन एट ए गिवन टाइम, कि जब आप पॉपुलेशन का एस्टिमेशन कर रहे हैं उस समय पर आपके पास में कितने आ गए हैं. ओके, so this calculation assumes that all cell in a population divide. तो इस कैलकुलेशन में हम ये मानते हैं कि जितनी भी सेल हमने कल्चर में इंट्रोड्यूस की है वो सभी सेल जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं और सभी सेल जो हैं वो सेम रेट से चल रही हैं. और ये जो है वो सभी कल्चर में जितनी भी सेल्स हैं ये उन सब के लिए ट्रू होता है. तो जो, लेकिन हम जानते हैं कि ग्रोथ रेट जो सेल कल्चर की जा रही है वो हमेशा एक जैसी रहे, ये जरूरी नहीं है. ये एक सेल स्ट्रेन से दूसरे सेल स्ट्रेन पर डिपेंड करता है और एक सेल स्ट्रेन से दूसरे सेल स्ट्रेन में ये जो ग्रोथ रेट है ये वेरी कर सकती है, ये बदल सकती है. लेकिन अगर जिस मीडियम में हम इनको रख रहे हैं उस मीडियम का जो कंस्टिट्यूएंट है, जो कंपोनेंट्स हैं, वो भी इसके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव जो है वो डालते हैं. जैसे अगर हम देखें कि उस मीडियम का पीएच क्या है, जो सराउंडिंग टेम्परेचर क्या है और ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है. तो सेल की ग्रोथ के लिए खास करके हम मेमेलियन सेल्स की बात करें तो पीएच जो है वो मोस्ट सुटेबल पीएच और दी ऑप्टिमम पीएच जिसको हम कहते हैं दैट लाइज बिटवीन 7.2 टू 7.4, इसके बीच में ये पीएच जो है वो होना चाहिए. अगर आपका पीएच जो है वो इस ऑप्टिमम रेंज से अलग हो जाता है तब आपका जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाएगी. देन ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि सेल्स के अंदर है वो भी एक इफेक्ट रखता है यहाँ पर. और टेम्परेचर, हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ आपका ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ेगी. लेकिन अपने मैक्सिमम पर पहुंचने के बाद में हम अगर और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाने लग जाती है और उसके कारण से हमारी ग्रोथ रेट जो है वो उसमें एक शार्प डिक्लाइन आता है, उसमें एक तेजी से कमी आती है. तो ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है ये भी स्पीसीज टू स्पीसीज यानी टाइप्स ऑफ सेल पर डिपेंड करता है. लेकिन अगर हम बात करें मैमेलियन सेल्स और एवियन सेल्स के लिए इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि ये वार्म ब्लडेड हैं. ओके, तो यहाँ पर ये नियर अबाउट 37.5 डिग्री जो है वो होता है मैमेलियन सेल के लिए और एवियन सेल्स के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो आपका 37.5 जो है वो होता है. ये तो बात करी हमने एस्टेब्लिश सेल लाइंस की. जो प्राइमरी सेल लाइंस हैं वो भी लगभग इसी प्रकार से बिहेव करती हैं जैसा कि एस्टेब्लिश सेल लाइन करती है. तो लेकिन ये देखा गया है कि पीसीएल जो है प्राइमरी सेल लाइंस हैं वो कल्चर में ग्रो करना बंद कर देती है
मीडियम के खत्म होने से पहले ही। तो ये इसका एक कारण हो सकता है। इसका जो कारण माना गया है वो कारण है कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। ये सबसे पहले एब्रोमाइड ने और हैसरमैन ने इसको ऑब्जर्व किया था कि जब कुछ नॉर्मल सेल्स जैसे कि मेनली फाइब्रोब्लास्ट जो है वो कांटेक्ट में आती हैं तो ये इमोबिलाइज्ड हो जाती हैं, उनकी गति जो है वो अरेस्ट हो जाती है, वो रुक जाती है। अब हम जानते हैं इसको कि ये एक प्राइमरी सेल लाइंस का एक कॉमन प्रॉपर्टी है। इसमें कॉन्टेक्ट इनहिबिशन से केवल सेल का मूवमेंट ही प्रभावित नहीं होता है, यानी सेल की जो गति हो रही है कल्चर मीडिया में वो ही प्रभावित नहीं होती है। इनका सेल डिवीजन, डीएनए का निर्माण, आरएनए और प्रोटीन का निर्माण भी कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है और सेल जो है वो शीट जो है वो कन्फ्लुएंट हो जाती है, एक जगह पर ये एकत्रित हो जाती है, इनकी मूवमेंट जो है वो अरेस्ट हो जाता है, जैसा कि पेस एंड अपोटोनॉमस ने 1957 में और बून एंड ईगल ने 1965 में इस फिनोमिना को बताया था। तो ये जो इंटेक्ट एनिमल हैं उसमें जो फिनोमिना है उसी को ये रिफ्लेक्ट यहाँ पर कर रहा है, जो कि इसके लिए एक सेंट्रल मैकेनिज्म जो है वो एनिमल के अंदर पाया जाता है। ये बहुत अधिक स्टडी इसके ऊपर की गई है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है वो अभी तक हमें पता नहीं चला है। लेकिन ऐसे कई एविडेंसेस हैं जो ये बताते हैं कि कॉन्टेक्ट इनहिबिशन जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस जो कि मीडिया में हैं, जिस माध्यम में इनको ग्रो किया जा रहा है उसकी वजह से होता है। और जब प्राइमरी सेल लाइंस रूपांतरित हो जाती है, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है, जो कि इस इन सेल्स का एक फीचर है जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, तो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि कॉन्टेक्ट इनहिबिशन जो है वो केवल प्राइमरी सेल लाइंस के अंदर ही पाया जाता है, तो ये खत्म हो जाता है। इसके कारण से हम ये देखते हैं कि जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं वो हायर डेंसिटी में ग्रो कर सकती हैं और एक दूसरे के ऊपर पाइल अप भी हो जाती है, यानी वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। तो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का प्राइमरी सेल लाइंस की ग्रोथ काइनेटिक्स के ऊपर इफेक्ट जो है वो पड़ता है। जो आइडियल काइनेटिक्स होती है ये तभी हो सकती है जबकि उनका मिनिमम कांटेक्ट हो, और ऐसा कब हो सकता है जबकि उनका नंबर जो है वो कम हो, तो ये डाइल्यूट इनोकुलम में ही पॉसिबल हो सकता है। जैसे ही एक शीट जो है वो सेल्स की बनने लग जाती है सेल डिवीजन के कारण से, तो कांटेक्ट इनहिबिशन जो है वो अपना प्रभाव दिखाता है और उसके कारण से सेल की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ओके, ये वापस आपका जो हमने बताया था डिफरेंट फेजेज जो हैं वो, इसको अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगर हम प्राइमरी सेल लाइंस की बात करें तो जैसे हमने कहा था कि हमने इनिशियल इनोकुलम किया, यहाँ पर लेग फेज है, फिर आपकी लॉग फेज आई है और उसके बाद ग्रोथ जो है वो स्टडी हो जाती है और फिर आपका कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की वजह से आपका सेंसेंस और डेथ जो है वो होने लग जाती है। सो इट विल टेक ओनली अप टू 20 वीक्स। ओके, लेकिन अगर आपका सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है, उस केस में क्या होगा कि आपका कंटिन्यूस सेल लाइन जो है वो बन जाती हैं और ग्रोथ जो है वो लगातार इनकी होती रहती है, यानी इनके ऊपर अब कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का कोई इफेक्ट जो है वो नहीं होगा, जिसको कि हमने अलग से यहाँ पर रेड एरो से दिखा रखा है। ओके, तो सेल साइकिल जो है उसके ऊपर किस तरह से इफेक्ट इसमें होता है कल्चर में, कि जो ज्यादातर जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होती हैं या जो कल्चर्ड सेल्स हैं उनमें 4 फेजेज जो हैं वो होती हैं। द फर्स्ट वन इज माइटोसिस इटसेल्फ, जो कि आपका 30 to 60 मिनट का टाइम जो है उसके अंदर ये लेता है मेमेलियन और एवियन सेल में। और जैसा सेल
साइकिल हम पढ़ चुके हैं कि इसके बाद में G1 फेज आती है, फिर S फेज आती है डीएनए सिंथेसिस, और ये 4 to 6 आवर्स तक होती है मेमेलियन सेल्स में। और इसके बाद में आपका सेकंड गेप या G2 फेज जो है वो आती है, जो कि नियर अबाउट 4 आवर्स लॉन्ग होती है। और G1 जो है वो शॉर्ट हो सकती है और ऑलमोस्ट एब्सेंट भी यहाँ पर हो सकती है, कि सेल्स उस केस में सेल साइकिल जो है आपकी 8 to 10 आवर्स हो सकती है। और इसकी लंबाई सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो कई दिन तक का भी उसके अंदर हो सकता है, जब इनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वगैरह जो है वो स्टार्ट इनके अंदर हो जाएगा। ये जो सेल्स हैं इनमें इंटरेक्शन किस तरह से होता है, कि सबसे जो इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन है सेल्स का, कि वो जो सिमिलर टाइप की सेल्स होती है वो एक दूसरे को आइडेंटिफाई करके और एक दूसरे के साथ में एडेयर हो जाती है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर के ये एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर लेती हैं और उनका ग्रुप जो है वो बन जाता है। तो इसको सबसे पहले हॉल्टप्रिटर ने, जो कि एम्फीबियन एम्ब्रियो सेल्स को डिसएग्रीगेट करके और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के सॉल्यूशन में रखने के बाद में इसको सबसे पहले हॉल्टप्रिटर ने ऑब्जर्व किया था। उसने ये देखा था कि जो साल्ट और जो सेपरेटेड सेल्स हैं इनको एक दूसरे में मिक्स कर दिया गया। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? एम्फीबियन एम्ब्रियो की। तो सबसे पहले वो एक रैंडम मैनर के अंदर एक दूसरे के साथ में आती हैं, एडेयर करती हैं, और उसके बाद में वो अपने आप को सॉर्ट कर लेती है, अपने आप को ग्रुप कर लेती है सिमिलर टाइप की सेल्स में, और धीरे धीरे पूरा एम्ब्रियो जो है वो रिकंस्ट्रक्टेड हो जाता है। तो मॉस्कॉन ने इसको सबसे पहले मेमेलियन और एवियन सेल में भी बताया कि इनमें भी इसी प्रकार की जो है वो सेल आइडेंटिफिकेशन या सेल रिकॉग्निशन जिसको हम कह रहे हैं वो पाया जाता है, और रीजन जो है वो अननोन है। देयर आर टू डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट, कि इसके बारे में दो विचार हैं, कि एक ये मानता है कि एक इंट्रासेलुलर सीमेंट होती है सेल्स के बीच में, जो कि सिमिलर टाइप की सेल्स को एक दूसरे के साथ में अटैच कर देती है। और दूसरा जो विचार है, दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है, वो बताता है कि एडेशन फिनोमिना जो है वो सेल मेम्ब्रेन की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, अंतर्जात है, जिसके कारण से वो सिमिलर टाइप की जब सेल्स आती हैं तो उनके साथ में इनमें अडेयर ये हो जाती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो जो है ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और एक दो क्लास बाद हमारा ये यूनिट जो है वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसको देखें। मैं इसका आपको आप चाहें तो एक वर्ड में जो इस पूरे चैप्टर का एक नोट्स है वो मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा, या उसको PDF बना करके सेंड कर दूंगा, ताकि आपकी फॉर्मेटिंग वगैरह जो है वो चेंज वहाँ पर नहीं होगी। आप इसको लेकर के अच्छी तरह से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं। थैंक यू।